अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में सबसे पहले यूनान में जो कश्ती का हादसा पेश आया उसमें जो जानें ज़ाया हुई उन पर दिली अफसोस। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि कल बरोज़ पीर यौम सोग मनाया जाएगा और जो लोग इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं उनके लिए दुआएँ की जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। एक डेटा हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 10 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानी लीगल तरीके से मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और जो लीगल तरीके से नहीं जा सकते वो इन चोर दरवाज़ों से और चोर तरीक़ों से मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स जिसकी फैमिली यहाँ हो, बीवी बच्चे माँ बाप यहाँ पर हों, जिसकी ज़िंदगी अब तक यहाँ गुजरी हो, वो अपनी ज़मीन को रोज़गार के हुसूल के लिए छोड़ के जाने के लिए तैयार होता है और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है। तो हमने अपने मुल्क में ये क्या निज़ाम बना लिया है कि यहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है इज़्ज़त के साथ। लोग अपनी जानों को ख़तरे में डालकर और मौत के दरिया को अबूर करने की कोशिश करते हैं और उसमें जानों से हाथ धो बैठते हैं। ये तो वो ख़बर है जो हमारे सामने आ गई। बहुत से लोग हैं जो पार कर भी जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो रास्ते में मर भी जाते हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये बड़ा हादसा था तो आज हमें ये पता चल गया है। जाने वाले जो लोग हैं इस तरह से वो जिन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार होना, एक ऐसा मुल्क जिसकी 25 करोड़ की आबादी है, दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी क़ुव्वत है, एक उसका मुकाम दुनिया में होना चाहिए, लेकिन ये मुकाम है एक आम आदमी का। मसला क्या है? मसला जाहिर सी बात है, पावर पॉलिटिक्स है। हमारे यहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाता, हुकूमत में जो भी आए उसकी टांगें खींची जाती हैं और साल हर साल से यही कहानी है। कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। अपोजिशन चाहे वो मिसाक़े जमहूरियत ही क्यों ना कर ले, लेकिन मिसाक़े जमहूरियत पे कायम नहीं रह पाती। मिसाक़े मईशत की बात की जाती है, लेकिन एक ही कैबिनेट में बैठने वाले बजट पर एक दूसरे से मुत्तफ़िक़ नहीं हो पाते। आज सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने बजट पेश किया है, अपना दूसरा बजट, और सबसे अहम अलाई मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मोतरज़ है बजट पर। नफीसा शाह साहिबा ने पार्लिमानी कमेटी में जब इस बजट को देखा तो उन्होंने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की असल माशी तस्वीर को पेश ही नहीं करता, ये बजट जो है ये बजट दुरुस्त नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जलसे से खिताब में यह भी नहीं कि वज़ीर आज़म से प्राइवेटली कहा हो, पार्लियामेंट में कहा हो, किसी मीडिया टॉक में, किसी जगह पर गुफ्तगू की हो, भरी पब्लिक में जलसे में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म को धमकी दी है कि अगर सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए जो उनसे वादा किया गया था वो रकम नहीं रखी गई तो वो बजट पास नहीं होने देंगे। तो ये क्या हो रहा है? वो जो कल शीरो शकर थे, जो बाहों में बाहें डाले हुए थे, आज दूरियां क्यों इख्तियार कर रहे हैं? इलेक्शन का वक्त करीब है तो क्या पाकिस्तान के मसाइल जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं और अब इत्तेहाद और यगानगत की और एक साथ मिलकर आगे चलने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, या ज़रूरत यह है कि इक़्तिदार किसको मिलेगा? बिलावल साहब ने एक और बात कही, मैं मुख्तसर बात करता हूँ कि जिस तरह से कराची में मेयरशिप उन्होंने हासिल की है उसी तरह वो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतेंगे। तो किस तरह से ये मुमकिन होगा? इसके लिए बहुत कुछ पीपल्स पार्टी को करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा जो हलक़े उनको बनाने होंगे वो हलक़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाने होंगे, यानी कहीं पर जहाँ पर उनकी अक्सरियत होगी वहाँ पर चंद हज़ार के हलक़े होंगे और जो उनके मुखालफिन का वोट बैंक जहाँ होगा वहाँ पर लाखों की आबादी पर मुश्तमिल हलक़े बनाने पड़ेंगे। फिर इलेक्शन प्रोसेस को डिले करना होगा, इलेक्शन की तारीख आएगी तो फिर उसमें रुकावटें डालनी होंगी, एक साल की मुद्दत लग जाएगी। कहीं बताया जाएगा कि पुलिस नहीं है, और कभी जब तक हालात आपके काबू में नहीं आ जाएंगे तब तक आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और जब इलेक्शन में जाएंगे तो मुखालफिन में अगर ऐसी सूरत हाल है कि उन्हें पकड़ा धकड़ा जा सकता हो तो उन्हें गायब भी करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर इलेक्शन जीता जाएगा। तो ऐसे अगर इलेक्शन होंगे तो फिर मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून की। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। हफीज़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पहली मरतबा आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहिबा, कल बिलावल साहब ने धमकी दे दी वज़ीर आज़म को और भरी पब्लिक में धमकी दी है, जलसे में धमकी दी है कि अगर आपने सैलाब मुतासरीन के लिए जो वादे किए थे उनको पूरे ना किए तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। और इसाक डार साहब का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने इशारा उनकी तरफ किया कि आपको इन बजट बनाने वालों से हिसाब लेना होगा। तो ये इतनी दूरियां कैसे आ गई? एक ही कैबिनेट में बैठते हैं, एक ही जगह बात करते हैं, ये बात तो आराम से भी हो सकती थी। जलसे में ये बात करने की ज़रूरत आपके सियासी इत्तेहादियों को क्यों पेश आ रही है? बहुत शुक्रिया मसूद। बड़ी सिंपल सी बात है कि इलेक्शन आने में जो है असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में 2 महीने बाकी हैं
और इलेक्शन की आमद है। मुझे तो ये इलेक्शन तकरीर ही लगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये बात जहां उनको कैबिनेट में करनी चाहिए थी वहां पर उन्होंने कैबिनेट से बजट मंजूर करके भेजा। जो हमारी नेशनल इक़्तिसादी काउंसिल है उसके अंदर मुराद अली शाह साहब मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारी मदों में जो है वो जहां उनको एतराज़ था वहाँ पर उन्होंने उसकी एलोकेशंस बेहतर कराई। प्रॉब्लम यह है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात क्या हैं और पाकिस्तान जो है वो किन क्राइसिस से गुजर रहा है। और ख़ास तौर पर जहाँ तक सैलाब ज़दगान की बात है तो सैलाब ज़दगान की जो इतनी बड़ी डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और यकीनन वज़ीर ख़ारजा भी शामिल थे, बड़ी मेहनत के साथ वो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ प्लेजेस हुए। अब वो प्लेजेस की क्या सूरत हाल है ये भी यकीनन वज़ीर ख़ारजा साहब को मालूम है। सो अच्छा होता कि ये बातें जो है ये अगर वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से वैसे भी जो है वो हर वक्त गुफ्तगू करते भी हैं, बहुत सारे मामलात आप तक नहीं पहुँचते, लेकिन 14 महीने जो है वो उसमें इस 11 जमाती इत्तेहाद को कैसे शहबाज साहब लेके आगे बढ़े हैं ये सिर्फ वो जानते हैं या खुदा ताला की ज़ात जानती है। बहुत मुश्किल काम है। तो ये बजट जो है ये शहबाज साहब, लेकिन मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल जो थे सो हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए इस ज़रूरत पर जोर दिया गया था कि सबको मिलकर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, टांगे नहीं खींचनी, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो अभी इलेक्शन आते ही क्या मुल्क के मसाइल हल हो गए? मुल्क तो और माशी दलदल में धंसता चला जा रहा है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। सिफारती तन्हाई का शिकार मुल्क था सो है और वो उसमें कोई कमी नहीं आई और उसका सबूत ये है कि माशी हवालों से जो हमें मदद चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। तो मसाइल जूं के तू हैं और आप लोग लड़ने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मैं बात करना चाह रही थी वो यही है कि वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ एक सूबे के या किसी एक जगह के वज़ीर आज़म नहीं हैं, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और हर जगह पे मसाइल हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि सैलाब ज़दगान जो है उनके यकीनन मुश्किलात मौजूद हैं। उनके लिए जो कुछ अगर ज़ाहिर है जितनी रोटी है उतनी ही बटेगी ना। अब ये नहीं हो सकता कि रोटी आपके पास जितनी है वो एक बड़ा हिस्सा एक को चला जाए, बाकी जो है वो लोग जो है वो देखते रह जाए। सो इसलिए अपनी चादर के अंदर जो है वो उसको करना चाहिए। तो बेहतर होता कि बिलावल भुट्टो साहब ये तमाम गुफ्तगू जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात, जैसे मैंने कहा कैबिनेट के अंदर मौजूद थे, वहाँ पर वो कर लेते, वहाँ मंजूर किया उन्होंने। उसके बाद मुराद अली शाह साहब का मैंने जिक्र किया। तो और अगर उसके बाद भी अगर कोई बातचीत है तो कल मेरी इतलात के मुताबिक एक शायद वफद जो है वज़ीर आज़म से मिलने भी जा रहा है और वज़ीर आज़म ने 14 महीने में ये जो जिहाद किया है ना, इतनी 11 रुकनी जो 11 जमाती इत्तेहाद को वो लेके चले हैं, ये शहबाज शरीफ ही थे, यकीन मानिए। अदरवाइज ये दुनिया की सबसे बड़ा कोलिशन होता है, उतने मसाइल भी ज्यादा होते हैं, उतने गुस्से भी ज्यादा होते हैं, उतने मसाइल और मुश्किलात भी ज्यादा होती है। जब पाकिस्तान मसाइल का शिकार है, एक मैं बात पूरी कर दूं, बस एक बात पूरी कर लूं। वज़ीर ख़ारजा साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात इस वक्त क्या है। वज़ीर ख़ारजा साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त कौन सी जियो पॉलिटिक्स का शिकार है। वज़ीर ख़ारजा साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान को जो IMF जिस तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है उसके पीछे क्या जो है अवामिल कारफरमा है। और ये जो आपने सफारती तन्हाई का जिक्र किया, ऐसा नहीं है। जो सवाए IMF के जिसके पीछे मैंने जैसे कहा कि जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उसके अलावा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को हमेशा जो सफारती तन्हाई में फतना खान छोड़ के गया था उससे बहुत बेहतर हालात में पाकिस्तान इस पर मैं फिर आपसे आखिरी सवाल करता हूं। आज़रबाईजान के साथ कल हमने गैस का मुआहदा किया है, रशिया से जो है वो ऑयल आ चुका है, बहुत सारे मुमालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन रशिया से जो ऑयल है उसके बारे में तो आज रशिया से वजाहत आ गई है अज़मा साहिबा, और उन्होंने कहा है कि जी हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आपको रियायत पे नहीं दिया है। ये स्पॉट बाइंग की जो पूरी दुनिया करती है वैसी स्पॉट बाइंग इस दफा पाकिस्तान ने कर ली है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, ये एक कमर्शियल सौदा है जो आपने किया है। तो ये सिफारती हवाले से तो इसमें बहरहाल आप समझ लें कि अगर कुछ तब्दीली है तो होगी। मैं वापस आता हूँ आपके पास। आजिज हामरा साहब, आप फरमाइएगा, आप 14-15 महीने तक हुकूमत में साथ चले, अभी ये ऐसा क्या हो गया कि इतनी दूरियां वजीर आजम से बात करने के बजाय बिलावल साहब जलसे में खड़े होकर उनको धमकी दे रहे हैं कि पैसे दो वरना बजट पास नहीं होने देंगे? क्या हो गया ऐसा? देखें, पहली बात तो आपने कहा कि 14-15 महीने हम हुकूमत के साथ रहे और इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब ने मिल के अपनी सियासत के बजाय रियासत की बात की और मुल्क के हालात को बेहतर करने की तमाम कोशिश की, जिसमें एक मेजर हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है।
और जहां तक आपने बात की कि जी ये एक धमकी है, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक जलसे से खिताब करते हुए पार्टी के चेयरमैन ने, जो गो के पार्टी हुकूमत में भी शामिल है, मगर हम पीडीएम में नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आगे चल के भी जाहिर इलेक्शन आने हैं। बिल्कुल ठीक कहा मेरी ने कि इलेक्शन आने हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो पे और अपने पार्टी के जो सिंबल्स हैं उसपे इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक इलेक्शन स्पीच वादे थी। होना चाहिए कि ये जो हमारा हुकूमती इत्तेहाद है ये आइंदा इलेक्शन इत्तेहाद नहीं है, इलेक्शन इत्तेहाद नहीं है, तो बस ठीक है। अब मुल्क के मसाइल कुछ भी हो तो इत्तेहाद और यगानगत की अब वो जरूरत शायद ना हो, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नफीसा शाह साहिबा ने कल फरमाया, पार्लिमानी कमेटी की वो सरबराह हैं वहाँ पर, उनके पास जब ये पहुँचा बजट, तो उन्होंने कहा कि बजट कौम की जो ज़रूरियात हैं उससे मुताबिकत नहीं रखता, ये जो है इसमें किफ़ायत शायरी मौजूद नहीं है इस बजट के अंदर। तो बजट आप लोगों की मर्जी से और आप लोगों को दिखा के नहीं बना, हमें तो ये पता था कि पूरा आपको मौका दिया गया, आप लोग बैठे साथ में और कैबिनेट ने पहले अप्रूव किया, कैबिनेट में तो वजीर खारजा भी हैं और आपके बाकी वज़रा भी हैं। तो ये इस वक्त जाकर आपको क्यों ख्याल आ रहा है, जो बात पार्लियामेंट के अंदर करनी थी वो आप मीडिया पर आकर कर रहे हैं, आप लोग ऐलानात कर रहे हैं कि जी बजट ठीक नहीं बना? मसूद भाई, इसी खदशे का इज़हार तो चेयरमैन साहब ने किया है ना, और चीफ मिनिस्टर सिंध भी कर रहे हैं कि जो कहा गया वो हुआ नहीं, इसी खदशे का इज़हार हो रहा है ना। जो आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा है और वहां पर ये सारी चीजें रखी, डेफिनेटली इससे पहले बजट की तैयारियों के सिलसिले में सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी। अब जब बजट आ गया और बजट बुक बन गया और तमाम बजट मुख्तलिफ सेक्टर्स के एलोकेशन जो होती है वो हो चुकी हुई है, और उसके बावजूद जो हमारे सैलाब मुतासरीन हैं वो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, और उसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरे किए हैं, अपनी आंखों से देखी है यहाँ की तबाही जो हुई है, उसमें अपनी आंखों से उन्होंने सारी चीजें देखी हैं। तो पीपल्स पार्टी कम से कम ये रिस्क नहीं ले सकती कि उन दुखी अवाम के पास जो हम कमिटमेंट करें। अच्छा, इस तरह की तनकीद फिर हमें वहां से भी आ सकती है कि आप तो हुकूमत में हैं और अगर ये कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से तो आप क्या कर रहे हैं। तो जाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना रिएक्ट करना चाहिए, और एक बार फिर चेयरमैन साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा है कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनको दूर होना चाहिए। वहां पर ठीक है आजिज हमरा साहब, मैं आपके इस इस्तेदलाल को मान लूं, लेकिन अगर एक नॉर्मल कंडीशंस हो, परसों हमने दुनिया न्यूज पर रिपोर्ट चलाई 20,000 स्कूल तबाह हुए और सिंध हुकूमत ने अभी तक वहां पर ना तो कोई घर बना के दिए, ना कोई स्कूल की रिहेबिलिटेशन की, वहां पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। कल नफीसा शाह साहब ने कहा कि हमारे घर की आसपास जो सड़कें थी वो तबाह हो गई, टूट गई, वो तो फेडरल हुकूमत को नहीं बनानी। तो अगर आप बड़ा काम कर रहे होते और कहीं पर रुकावट आई होती और फिर पैसे नहीं मिल रहे होते तब तो एक अलग बात है, लेकिन आप तो खुद वहां पर काम नहीं कर रहे, वहां से शिकायतें आ रही हैं, सैलाब ज़दगान अभी तक धूप में पड़े हुए। डेफिनेटली ये जो सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है जिसको आप कह रहे हैं कि धमकी है, ये धमकी नहीं है, ये वो कमिटमेंट्स हैं जिसके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को मिलके एक स्पीड में काम करना चाहिए था, वो कि वो काम स्पीड में नहीं हो रहा है। मगर ये भी नहीं है कि काम स्टॉप है, ये भी नहीं है। अच्छा। काम स्टॉप नहीं है, मगर काम को जिस तरह स्पीड लेनी चाहिए थी और खासतौर पर इस बजट में जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हुई है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है एक पार्टी जिसको धमकी से ताबीर किया जाए। अच्छा, या हफीजुल नियाज़ी साहब, सर बिल्कुल ठीक है, हफीजुल नियाज़ी साहब ने ये जो जुमला है बिलावल साहब का कि अगर आपने ऐसा ना किया तो बजट पास ना होने देंगे, तो इसको धमकी कहना क्या गलत होगा। और दूसरा ये कि ये मुल्क के मसाइल तो अभी हल नहीं हुए, मुल्क तो और मसाइल में घिर चुका है, उसके बावजूद वो जमातें जो ये कहती थी कि हम इत्तेहाद में आए इसलिए कि मुल्क की मईशत को ठीक करना है, आवाम की परेशानी को ख़त्म करना है, मुल्क को बहरानों से निकालना है, तो इस घिरे हुए बहरानों में जो मुल्क घिरा हुआ है इसकी सियासी जमातें आपस में लड़ती हुई अब नजर आ रही हैं। तो क्या मुल्क के हालात ठीक हो गए हैं या इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है और ताकत का हुसूल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती हमारी सियासी जमातों के लिए? मसूद साहब शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मुल्क तो मेरा ख्याल में मज़ीद दलदल में फंस चुका है। एक साल पहले जहाँ मुल्क खड़ा था उससे कहीं ज़्यादा गरकाब है उस दलदल में, जिस दलदल के अंदर मुल्क घुस चुका था। उसकी वजह ये हुकूमत नहीं है, ये आज हुकूमत छोड़ दें फ़र्ज़ किया और किसी को भी दे दें,
किसी कौमी हुकूमत को दे दे, इमरान खान को दे दे, ये मुल्क नहीं निकल सकेगा। उसकी वजूहात बिल्कुल फ़र्क हैं। देखें, जो असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त सियासत का महवर क्या है मुल्क के अंदर, मुल्क के अंदर ज़ेर बहस क्या है, या लोगों के जहनों पे सवाल क्या है। आया जो है जो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के अंदर जो जंगो जदल का माहौल है, इसका ये किस ऊंट किस करवट जाके बैठेगा, ये मेरे ख्याल में सियासी जमातों के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, ये आम आवाम के अंदर भी ये डिस्कस किया जा रहा है, गैर सियासी लोगों में ये डिस्कस किया जा रहा है कि आया इमरान खान साहब जो हैं उनका कोई सियासी वजूद है, नहीं है, रहेगा नहीं रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट को कैसे हैंडल करेगी, इमरान खान साहब को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, उनकी सियासी पार्टी जो है उसको बैन किया जाएगा या उससे इमरान खान साहब के साथ निगोशिएट करके उसे छीन लिया जाएगा। जितना जो जहन के जितने आप इसको फैलाएं या उसके तजिए करें या घोड़े दौड़ाएं सोच के, उतने ही ये चीज़ आएंगी। और मेरा ख्याल है इसके बारे में ना एस्टेब्लिशमेंट श्योर है, जो कि असल जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान साहब की सियासत के साथ क्या सलूक करना है। अच्छा सर, अगर हम इस वक्त डिस्कस ना करें दूसरी बात जो है, और अगर हम डिस्कस करें कि इस वक्त मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं देखे ना, मैंने सिर्फ ये बताया कि इस वक्त सियासत का महवर है, सियासत का फोकस है, वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो है पीडीएम की या जो 17 जमातें जिनकी इत्तेहादियों की हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, ये जो है इररेलेवेंट हो गई है सियासत के अंदर। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त सियासत का महवर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी क्यों नहीं है? इस वक्त सियासत का महवर बिलावल साहब का ये बयान क्यों नहीं है कि वो अगली हुकूमत बनाने जा रही? मुझसे मैं उधर ही आ रहा हूं जी। दूसरा ये है कि जब ये कोलिशन बनी थी और इस हुकूमत में आई थी, कभी इम्कान ये था कि इनका मुकाबला इमरान खान साहब से रहना था। अब वो इमरान खान साहब से मुकाबला होता तो उसके अंदर बड़े फेयर स्क्वेयर चांसेस थे कि सारी जमातें एक दूसरे की रजामंदी के साथ जो है वो एक अकोमोडेट करती, और इनके अंदर बड़ा ही अच्छा माहौल था, शीर शक्र का माहौल था। अब ये इनके वहम गुमान में नहीं था कि एंड ऑफ द डे, देखो सियासत एक अपने, इसलिए क्यों कहते हैं कि सियासत के बारे में हतमी तयन करना कि जी 6 महीने 2 महीने बाद क्या होगी, ये आज जो सियासत है इसके बारे में 1 साल के पहले यकीनी तौर पे ये बात इनके जहनों पे होगी, जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या मुस्लिम नून के हैं या जमीयत उलमा इस्लाम के हैं या बाकी एनपी बाकी जितनी पार्टीज हैं, कि ये इस तरह होगा कि उनके बाद फ़र्ज़ किया जो ज़्यादा जो इस वक्त वर्स्ट के या बेस्ट के सिनेरियो जो आ रहा है, मेरे सामने भी ये आ रहा है और मेरा ख्याल है मेरे साथ जो तजिए निगार है शायद उनके भी के बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि इमरान खान साहब जो है ये सियासी सीन पे नहीं है कुछ अरसे बाद, और ये एजम्पशन या महफूज हम लेते हैं। तो फिर इनको क्या करना है, इनको एक दूसरे का मुकाबला करना है, उसके लिए ऑप्टिक्स क्रिएट करने हैं। तो बिलावल साहब की तकरीर इस तनाज़र में कोई मेरे लिए कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं थी कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे पिक करेंगे और चंद दिन बाद इनके जो लीडर जो वर्कर्स हैं ये एक दूसरे के साथ बाहमी जो है जिसको कहना चाहिए कि ये इसी डिबेट में एक दूसरे के साथ आमने सामने होंगे। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है जी कि ये जो पाकिस्तान को बचाने के लिए इन्होंने लोगों ने अपनी सियासत जो सामने पेश की, उसमें मुझे तकलीफ ये होती है कि कैजुअलिटी से एक ही पार्टी बनी है मुस्लिम नून, क्योंकि मुस्लिम नून जो है लेटेस्ट पीरियड में पंजाब के अंदर इंतहाई मकबूल जमात थी दिसंबर 2021 में। पीपल्स पार्टी को भी एक उसके डायनेमिक्स और है सियासत के, सिंध में उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना, JUI का भी एक अपना सिस्टम है इलेक्शन का। ये जो सारा निज़ाम हुआ है कि जो 1 साल के अंदर जो पोलिटिकल कीमत अदा की है वो मुस्लिम नून ने अदा की है। तो बहरहाल एनी में देखें जब उसमें क्या होता है, खुद फरेबी का शिकार है सियासी जमातें, उन्होंने अपने आप को तिफल तसली देनी है, लेकिन अमलन उनकी सियासत जो है मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन अगला आएगा यकीनन इनका जो है दाना पानी चल जाएगा, लेकिन दाल दली हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इनकी सियासत के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान आएंगे, क्योंकि ये इस तरह की सियासत के बाद जो किंग्स पार्टी होती है, क्योंकि जो इमरान खान साहब जैसे के मोरे किंग्स पार्टी का आपने जिक्र किया, मुझे तासुर यही है कि हफीज साहब जरा मुझे अजमत साहिबा से पूछें। अजमत साहिबा, अगर हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी इस पॉलिटिकल सेटअप को किंग्स पार्टी का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दाना पानी अगले इलेक्शन में तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो इस बात का इदराक है आप लोगों को? और दूसरी बात यह कि क्यों इस वक्त नवाज शरीफ साहब सियासत का महवर नहीं है, क्यों इस वक्त पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत का महवर नहीं है, क्या वजह है?
देखिए, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मोहतरम है, उनकी अपनी राय है, मैं उनकी राय को तो वो नहीं कर सकती, लेकिन ये उनकी राय है कि वो शख्स जो अपनी पार्टी का महवर नहीं रहा, वो शख्स जो ख़ुद तन्हाई का शिकार है, वो कहता है मुझसे बात कोई नहीं करता, जो बेचारा एक डिप्रेशन में जो है मुब्तला है, वो उसको कोई फ़ोन नहीं करता, उससे कोई मिलने नहीं आता, वो किसी की सियासत का महवर क्या होगा। और वो अब ना 3 में ना 13 में ना उसकी पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो वो सियासत का महवर कैसे हो गया, मैं नहीं समझ पाई इस बात को। दूसरी बात यह है कि अभी ख़ुद भी नियाज़ी साहब ने कहा कि ये नहीं पता कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है, तो मैं तो इलेक्शन के बाद से फिर उसके मतलब दाल दलिए के बाद मैं सोचूं कि क्या होगा और वो जो है वो हमें भुगतना पड़ेगा, मैं नहीं समझती। जिसने जो किया है उसने वो भुगतना है। सो इसलिए ये जो जहां इस वक्त फितना खान की पार्टी और उसका जो मुकद्दर है वो वहां पहुंचा है, वो उसके खुद के अमाल हैं, उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, ना हमने उसके ऊपर जो है वो सियासी मुकदमात बनाए। और वो देखे ना, जब तक वो बेचारा सिविलियंस जो है वो उसको उसके तो रहमो करम पे थे, सिविलियंस तो उससे मार खा रहे थे, पुलिस तो उससे पेट्रोल बम खा रही थी, पुलिस को तो रोज फेंटा पड़ता था, जमान पार्क के बाहर हो या जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हो या कहीं पर भी हो। तो लेकिन उसकी हिम्मत और हौसला इतना बढ़ गया कि उसने अपने आप को रियासत से ऊपर समझ लिया, तो फिर जो रियासत से ऊपर अपने आप को समझते हैं वो कोई भी हो। उसमें किसके साथ जो है वो नहीं हुआ है, ये वो तो चले किस्सा पारी ना हो गया ना, हम तो आगे की बात कर रहे हैं। आप कह रही हैं आगे का नहीं पता, तो हमें तो वाकई नहीं पता होगा, आप हुकूमत में, आप लोगों को पता होगा आगे क्या हो रहा होगा। ये जो सियासत देखिए आगे होगा जी, आगे क्या होने जा रहा है आप बता दीजिए हमें कि माशी हालात हमारे कैसे ठीक हो रहे हैं, हमारे इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। आगे होगा इलेक्शन मसूद साहब, और उसमें जो पार्टी मैंडेट लेके आएगी उसके पास 5 साल का एक सुकून होगा, वो दोबारा से मालियाती इदारों के पास जा सकेगी, वो दोबारा से जो है वो अपने जो मंशूर वो लेके आएगी उस पर इम्प्लीमेंट करेगी। धामरा साहब की 1-2 बातों को मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक सूबे के वज़ीर आज़म नहीं है, उनको सब इकाइयों को साथ लेके चलना है और जितनी चादर है उसी में पाँव फैलाने हैं। उसके बावजूद K4 का प्रोजेक्ट हो, उसके बावजूद सर्कुलर रेलवे की बात हो, उसके बावजूद जो मोटरवेज की बात हो, जितनी डेवलपमेंट सिंध के अंदर जो है इस दौरे हुकूमत में जितने फंड शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं, इससे पहले, और खुद ये बात मैं नहीं कह रही, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर देखें जो K4 के उसमें उनमें की, या मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जो 4 साल उनके साथ हुआ अब जो है वो हालात बहुत बेहतर है। बात यह है कि जितनी रोटी है उतनी खानी है ना सबने मिलके, ये नहीं हो सकता कि और उसके बावजूद मेरे ख्याल में साहब यहाँ पे फैक्ट्स को ठीक कर लेना चाहिए। इनकी चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहे हैं कि सिंध से जो वादे किए गए थे और कराची के जो बजट जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर K4 जब शुरू हुआ था, जब डॉलर जो है वो 60-65 रुपए का था, आज से कोई 2006 की 7 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त 25 अरब रुपए दिए गए थे। इस दफा 225 अरब की जरूरत है और आपने 17 अरब रुपए रखे। तो ऐसा नहीं है, माजी में बहुत पैसा मिला, वो मिलिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया हुकूमत ने, नहीं हुआ उसमें कुछ काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सबसे ज्यादा दिया है। जी मैं भी यही गुजारिश कर रही हूँ, यही तकरीर उन्होंने जो K4 में की थी, के मंसूबे में की थी, मैं उसी को, आप भी उसी को दोहरा रहे हैं, मैं भी उसी को दोहरा रही हूँ कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बहुत डिले हुई और ख़ास तौर पर 4 साल के अंदर, पिछले 4 साल के अंदर जो पैसे इस पे एलोकेट होने थे वो नहीं हुए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो है वो इसके ऊपर खासी अच्छी रकम जो है मुख्तस की है और आगे भी बजट में वो मंसूबे जो है वो भी टैली करके बताए जा सकते हैं। 1 मिनट, तो हमें बाद में पता चलता है डिजाइन फॉल्टी था। बात यह है कि हमें ये कहा जाए जी, हमें ये कहा जाए, ये मंसूबों के अलावा भी हमें ये कहा जाए कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये कितनी नामुनासिब बात है कि हमने तो पिछले मई में कहा था कि असेंबली तोड़ के इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, लेकिन हमें कहा गया कि सिंध असेंबली 1 दिन पहले भी नहीं तोड़ेंगे, और वो उनका हक है, उनका राइट है, उनकी असेंबली है, और असेंबलियों को मैं एज ए डेमोक्रेट भी समझती हूँ 1 दिन पहले भी नहीं टूटना चाहिए और असेंबलियों की अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। सो हम इलेक्शन से नहीं घबराते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। नफीसा शाह साहबा की जो आपने बात की, उन्होंने कहा हमें अब ये जब जो है एक लंबी लिस्ट आएगी हर पार्टी की तरफ से, हमारे इतने मामले खसूसी बना दें, हमारे इतने वजीर ममलकत बना दें, हमारे इतने वो कर दें, और वो इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आज़म को बनाने पड़ते हैं, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि मीठा मीठा आप सब हक कर लें और कड़वा कड़वा सारा वजीर आज़म पर डाल दें। ऐसा नहीं होगा। आप पर ये भी ताना है, हमें इस हाथ को आखिरी दिन तक लेके चलना है, उसके बाद इलेक्शन होगा, घोड़ा होगा और मैदान होगा। नहीं, वो तो जब होगा जब बिलावल साहब जो फरमा रहे हैं कि आप हिम्मत तो पकड़ें, इलेक्शन में तो आए। हाँ, बिलावल साहब इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आप लोग थोड़ी हैं।
हमने तो हिम्मत पिछले मई में भी पकड़ ली थी, मैं तो बता रही हूँ ना, हमने तो हिम्मत पिछले मई में भी पकड़ ली थी। तो किसने और रोका फिर ये है कि ये हमारी हिम्मत तो बड़ी दफा देखी हुई है। मैंने तो ये भी कहा कि बिलावल साहब जो है उनका भी हक है, वो वजीर आजम उनको बनना चाहिए, वो उनकी पार्टी कोशिश कर रही है, उनको पंजाब से भी इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो हर जगह आए, वो आके। लेकिन ये जो बजट है ये वजीर आजम पाकिस्तान के घर का बजट नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत का बजट है और इसके अंदर तमाम पार्टीज जो इस इत्तेहाद के अंदर शामिल है उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है इस बजट को पास करना जितनी मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है। सो इसलिए ये बातें अगर बंद दरवाजे में हो तो बेहतर होगा, ये टेबल पे हो तो बेहतर होगा। इस तरह से ये धमकी के अंदाज में कहना या एक पब्लिक गैदरिंग में कहना ये नामुनासिब है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर ये आजिज धामरा साहब ने कहा होता तो चले मैं कहता कि कोई ये इलेक्शन का वक्त है या उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकती, लेकिन अगर बिलावल साहब जो पार्टी पॉलिसी को ड्राइव करती हैं, जो स्टेयर कर रहे हैं पूरी पार्टी को, अगर वो इस तरह की बात करें तो कहीं तो कुछ है। आजिज धामरा साहब, उज़मा साहिबा फरमा रही हैं हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्यों शक है आपकी पार्टी के, आपकी चेयरमैन को कि आपकी इत्तेहादी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, क्यों शक है आपको? देखिए, पहली बात तो मतलब मैं काफी बात जो है वो टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर कुछ आवाज लास्ट ठीक नहीं आई थी मेरी बहन की, मगर मैं इनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पे तो चलो तबसरे PMLN की सेकंड लीडरशिप ने भी शुरू कर दिए हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इनकी जो अपना जनरल इजलास था उसमें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि कोई डार साहब की टांगे खींच रहा है और जो टांगे खींचना चाह रहा है या खींच रहे हैं उनको पार्टी में रहने का हक नहीं। ये एक डिबेट उन्होंने ओपन कर दी। क्या इस सूरत हाल में जब तो हमारी पार्टी की बात है ना धामरा भाई, गुजर रहा हो, अपने ही वजीर खजाना के लिए अपना ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी ही पार्टी के लोगों की पब्लिकली मीडिया के सामने ये बात ओपन कर दे और शाहिद खाकान अब्बासी एक दिन के बाद रिजाइन कर दे, क्योंकि वो भी मीडिया में बात कर रहे थे, तो ये सारी सूरत हाल एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कही जाती है और पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में हम जरूर शामिल हैं और जहां तक आप कह रहे हैं कि मई में PMLN तैयार थी तो वो पीपल्स पार्टी का प्रेशर था कि अर्ली भी नहीं और डिले भी नहीं। जो टेन्योर आईनी है असेंबली का वो बिल्कुल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अवाम, मेरे ख्याल में, मैं तो इतना अवेयर नहीं हो सकता है, मेरी बहन इस बात से अवेयर है कि ये बात अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पब्लिकली कर रहे हैं तो उसकी नौबत क्यों आई है कि जी टाइम पे असेंबली जाए और इलेक्शन में हो और हमें इलेक्शन में जाना चाहिए बगैर किसी खौफ के जाना चाहिए कि कल किस पार्टी को मैंडेट मिलना है। नहीं, तो ये मामला बजट एलोकेशन का नहीं है, आप कह रहे हैं बजट एलोकेशन का मामला नहीं है, ये असेंबली रिजॉल्व होने की तारीख का मामला है जिस पर ये गुस्सा सामने आ रहा है। ये तो अलग सवाल था ना, अलग सवाल वो मेरी बहन ने कहा कि हम तो मई में ये कह रहे थे कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए और इलेक्शन में जाए। मैं उस सवाल को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। बजट पे तो मैंने पहले भी बात कर दी कि जब सिंध के चीफ मिनिस्टर है, जब एक पार्टी के हेड K4 का मंसूबा हो या जो डिजास्टर था उनके जो हमारे विक्टिम्स हैं सैलाब के, उनके हवाले से जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई है और एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब से पहले भी मिल चुका हमारी पार्टी का। 2 दिन के बाद तो आप लोगों को आजिज धामरा साहब इस मुश्किल हालात का इदराक तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिलावल साहब ने जो जेनेवा में डोनर कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें प्लेजेस तो बहुत हुए थे, पैसे नहीं आ पाए। कल मैं बात कर रहा था खाकान नजीब साहब से, उन्होंने कहा जी हम माशी डिप्लोमेसी में नाकाम रहे हैं। तो डिप्लोमेसी तो इस जनाब वजीर खारजा बिलावल साहब कर रहे थे, जहाज़ ले लेके तो वो हर जगह जा रहे थे। क्यों, अगर इस वक्त जियो पॉलिटिक्स हो रही है, IMF नहीं मान रहा, हमारे दोस्त ममालिक हमें पैसे नहीं दे रहे, तो डिप्लोमेसी में हम वाकई नाकाम हो गए अगर माशी माहिरीन कह रहे हैं। तो इसकी तो जिम्मेदारी आपने, इसकी जिम्मेदारी भी क्या आप वजीर आज़म पर डाल देंगे? देखें, अगर ये सारी मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदारी भी अगर अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे अगर हम डाल देंगे, ये जब डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक ट्राई हुआ था, हमने कोशिश की, अपना केस दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया ने हमारे केस से एग्री किया और पूरी दुनिया यहाँ पर आई थी, यहाँ पर देखा कि यहाँ की सूरत हाल क्या थी, उनकी कमिटमेंट थी जो अभी उसी तरह से पूरी नहीं हुई है। मगर जहां तक मुआशी सूरत हाल की बात है वो तो हम गए थे डिजास्टर के हवाले से गए थे ना, मगर जहां तक IMF से मुआहदे का ताल्लुक है और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहने की जरूरत पेश आ रही है
कि वजीर खजाना की टांगे ना खींची जाए, वो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को कह रहे हैं, जिन्होंने अखबारों में तरदीद भी आज कर दी है। कलहदा मामला है ना, मैं तो आपसे सवाल कर रहा था। चलिए बहरहाल मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से पूछूं। सर मसूद एक कमेंट करने देना जी, फरमाएं। कमेंट करने की इजाजत दें प्लीज। कमाल ये है कि वजीर आजम का अपनी पार्टी के वो लोग जो पार्टी के होते हुए क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस पर आपको एतराज है, लेकिन एक वजीर खारजा जो एक हुकूमत के वजीर खारजा है, जो हमारे चेहरे हैं, उनके क्रिटिसिज्म को आप इजी ले रहे हैं। ये तो कोई कंपैरिजन धावरा भाई बना नहीं ना। नहीं मेरी बहन मैं कह रहा हूं कि पार्टी में जो मर्जी करे ना, एक प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क पे मीडिया के सामने किनको कह रहा है कि टांगे खींच रहे हैं, तो साजिश कहां से हो रही है? भाई मैं तो अज़मा बहन फरमा रही हैं कि अगर उनकी पार्टी के लोग बात आप मिक्स ना करें, तंकीद को बुरा मान रहे हैं, मगर मैं तो ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इस मैसेज को आपको दूसरी साइड से लेना चाहिए कि उनके वजीर खजाना को नाकाम करने के लिए उनकी अपनी पार्टी से साजिश हो रही है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी पार्टी यही तो बात है। अगर पार्टी के लोग, उसमें तो कम से कम खुदा ना खास्ता बिलावल भुट्टो साहब मुलविस नहीं है ना। अरे सर, आपने तो वजीर आजम को धमकी दे दी है कि बजट पास नहीं होने देंगे। आपने तो कह दिया बजट, जो जहां पर आपने बैठ के बजट बनवाया, अब जब प्रेशर आ रहा है तो आप लेने को तैयार नहीं है। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद आप दोनों की गुफ्तगू हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के सामने रखूंगा और उनसे इस पर तजिया लूंगा। और जहां अज़मा साहिबा ने फरमाया कि क्योंकि पार्टी के लोग जो हैं वो इसहाक डार साहब पर बरमला मीडिया पर आके तनकीद कर रहे हैं, तो वजीर आजम को ये कहना पड़ा। लेकिन वजीर आजम ने यह बात उस वक्त क्यों नहीं कही जब इसहाक डार साहब अपनी ही पार्टी के वजीर खजाना पर मुल्क के बाहर बैठकर तनकीद करते थे और बरमला तनकीद करते थे और कहते थे कि इनकी पॉलिसी खराब है और ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे? उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू सुनी अज़मा बुखारी साहिबा की, आजिज़ धामरा साहब की, और ये गुफ्तगू मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के सामने रख के ये सवाल भी करता हूँ। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, एक तो ये छोटी मोटी जो इस वक्त गिले शिकवे हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, बिलावल साहब ने तो कल खड़ाक मार दिया पूरा, लेकिन आज अभी ये जो तलखियाँ हैं ये इतनी नहीं बढ़ी हैं। आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी और ये जो हांडी है पीडीएम की बीच चौराहे पर फूटेगी, जिसका इम्कान था? इसकी बुनियादी वजह ये तो नहीं है कि ये हुकूमत 15 महीनों में अपना कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी, अपनी परफॉर्मेंस को आवाम में मनवा नहीं सकी? बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि रशिया से तेल जो है वो हमने, सिफारती कामयाबी है हमारी, और रशिया ने आज बता दिया हमें कि जी ये कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा नहीं है, स्पॉट बाइंग थी और कोई रियायत हमने इसमें नहीं दी है। तो वजीर आजम ने इसे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट भी किया था और बताया था कि कितनी बड़ी कामयाबी है। तो असल में डिलीवर नहीं कर पा रही हुकूमत, लिहाजा फड्डे पड़ रहे हैं हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान। देखिए जी, मेरा तो बड़ा सेटल्ड ओपिनियन है और कंसिस्टेंट है। मैं कभी भी नहीं समझता हूँ कि इकॉनमी जो है या ये जो परफॉर्मेंस जो है ये हुकूमतों की मकबूलियत को कम या ज़्यादा करता है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत और गैर मकबूलियत की एक ट्रेल चल रही है। अब अज़मा हमारी मेरी बहन जो है उनको मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने ये कहा ही नहीं है कि किसी पार्टी को जो है तहरीक इंसाफ को या किसी को जो है जो कोई वो सियासत का महवर है। मैंने एक बात की है, मेरा ख्याल उसको दोबारा सुने, कि सियासत का महवर एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के अंदर जो जंग जा रही है वो है। अगर इसको हो रहा है तो मुझे बता दें। मैं मेरे ख्याल में कासिर हूँ कि पता नहीं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हर एक को ये पता है कि ये मैंने अगली बात ये की थी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। दूसरी बात ये है कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है मैं बना रहा हूँ। इस वक्त इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत में बैठी चैंपियन की, ये जो जमहूरियत की चैंपियन सियासी जमातें, इन पर आयद होती है ना, कि इनके साथ भी हुआ जब कभी आईजीआई बनाई, कभी काफ लीग बनाई, कभी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी। भाई जब एक मैं आप बात कर रहे हैं, ये को बनाने का मतलब ये नहीं को आदत है, कोई कुम्हार की दुकान है कि मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। ये कब बनाते हैं? जब कुछ स्पेस होती है। तो मतलब जब काफ लीग बनाई तो उनके पास कोई पार्टी नहीं थी। नहीं तो सर ये स्पेस क्यों आ रही है? देखिए ना, नून लीग भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, जेयूआई भी मौजूद है, एमकेएम भी मौजूद है। ये स्पेस कहां से आ गई है बीच में? यही मैं बात करूं, अगर आप मेरी बात, यही बात मैंने दोहराई, आपने उस वक्त जब मैं ये बात कर रहा था तो आपने दरमियान में एक बहुत बात, मैं यही तो बात कर रहा हूं कि इनकी मौजूदगी क्यों बनाई। ये इसी बात को मैं लेके चल रहा था। इसलिए बनाई कि उन्होंने महसूस किया है
कि इनकी सियासत जो है उसके अंदर उनको कुछ सुकम लगा है, कोई कमी महसूस हुई है तो उन्होंने बनाई है। जब कन्वेंशनली अयूब खान ने बनाई थी या फंक्शनली जलाल हक ने बनाई थी या मुशर्रफ साहब ने काब लीग बनाई थी, तो जो वैक्यूम था या स्पेस जो क्रिएट थी उसमें सोचा कि मुझे नई सियासी बात चाहिए। ये वो बात है जो कि पीडीएम की हुकूमत या पीपल्स पार्टी या इत्तेहादियों को समझने की ज़रूरत है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर कि जो इन कोलिशन गवर्नमेंट की जितनी जमातें हैं उनकी बुएँ जो हैं वो उठी हुई हैं। उनको एक वाक़तन उनके लिए एक जो वजह नज़ा भी है और सोचने समझने का एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि एस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी है कि एक ऐसी पार्टी को बनाएं जिसके अंदर जिनको कोई फ़ायदा नहीं है। उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के बंदे को तहरीक इंसाफ को वोट बैंक लेके आएंगे, ये कभी नहीं होता। ना ये इस तरीके से किसी का वोट बैंक ख़त्म होता है ना बढ़ सकता है। तो क्राइसिस है, बहुत कैच-22 सिचुएशन है इस वक्त, बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है। अगला इलेक्शन इसलिए ये होगा कि अगला इलेक्शन के अंदर बड़ी कोर्सिव कंडीशन के अंदर इलेक्शन होगा, उसके अंदर कुछ नहीं पता चलना। ये इलेक्शन 2002 में काफली सर इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन 85 के अंदर जियाउल हक साहब जीत चुके हैं। इलेक्शन होंगे क्योंकि सेनेट के भी आगे होना है, जो अगले साल मार्च अप्रैल में सेनेट के भी इलेक्शन होने हैं, तो इसलिए इलेक्शन तो फरवरी तक हो जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा, लेकिन इलेक्शन के साथ जाहिर है कि एक मामले को इस तरह अनसेटल करके नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन के अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और अगर जिन लोगों को उन्होंने आड़े हाथों लिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर उनको किसी ठिकाने नहीं लगाया तो इलेक्शन जाहिर है कि मजीद उनके लिए अपने सही। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और ब्रेक के बाद जिन खदशात का इज़हार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कर रही हैं, क्या अज़मा बुखारी साहब की जमात और आजिज़ धामरा साहब की जमात को भी इसका इदराक है? एक ब्रेक के बाद पूछती हूँ। वेलकम बैक। जैसे ब्रेक से पहले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब फरमा रहे थे कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम है जिसे फिल इन करने की ज़रूरत है, और मेरा सवाल यहाँ पर इस हवाले से यही होगा उज़मा बुखारी साहिबा से कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो काबिल मजम्मत और उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये कोई साजिश है तो साजिश करने वालों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन इस 9 मई से पहले हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा था कि सियासत उस नहज पे पहुंच गई है कि या तो अब वो नहीं या हम नहीं, एक को ख़त्म होना पड़ेगा। जब वो ये बात कह रहे थे कि एक को ख़त्म होना पड़ेगा, तो क्या इस बात का इदराक था कि जब एक ख़त्म होगा तो जो पॉलिटिकल स्पेस है उसे हम फिल इन कर सकेंगे, या हम एक और सियासी बहरान की तरफ चले जाएंगे? अज़मा बुखारी साहिबा, ऐसा ही हो रहा है ना कि जैसे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि आप लोग उस पॉलिटिकल खला को फिल नहीं कर पा रहे, भर नहीं पा रहे उसको, तो एक वैक्यूम है, एक बहरानी कैफियत है सियासी। तो इसका इदराक नहीं था जब आप लोग इसके लिए तैयार थे कि अब सियासत उस नहज पर है कि वो नहीं और या हम नहीं? देखिए, पहले तो बात वज़ीर दाखिला साहब की जिस स्टेटमेंट को आप कोट कर रहे हैं वो सियासी अंदाज की बात थी, और वो ये उन्होंने इसके आगे भी कहा, उन्होंने कहा बैलेट के जरिए जो है इस फितने को हमें शिकस्त देनी होगी। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो फितना जो है वो खुद घुस जाएगा, जो है एक आग के अंदर कूदेगा और कूद के जो है वो अपने आप को खुद जला के भस्म कर लेगा। जहाँ तक मुझे तो हैरत ये है कि आपको ऐसे लग रहा है तहरीक इंसाफ को 100 साल पुरानी पार्टी है जिसके अंदर तमाम आइडियोलॉजिकली जो है वो लोग इमरान खान को फॉलो करके जो है वो आके वहाँ पे पार्टी के अंदर मौजूद थे, और उनकी साल हर साल की कंट्रीब्यूशन है उस पार्टी के अंदर। भाई वो 2018 में बनी कैसे थी? उसको वो जहाज़ में भर भर के लाई गई थी ना, उसी जहाज़ में भर के जो लेके आया था वो वापस ले गया। मैं वैसे मुझे जो है वो कंसर्न है नियाज़ी साहब ने जो जिस तरह से इजहार किया कि इस्टेब्लिशमेंट बना रही है ये पार्टी और वो इसके पीछे है। मैं जो है एज ए डेमोक्रेट मैं नहीं समझती, और मेरी ख्वाहिश है ऐसा ना हो, बिकॉज ये काम उनका नहीं है और वो अपने आप को एपॉलिटिकल कह चुके हैं। सो बेहतर है कि वो उसी जो है उसके अंदर काम करें। सो ये जो लोग इधर उधर से घूम फिर के आए थे, जो हर इलेक्शन से पहले इधर उधर घूम जाते हैं, ये वही लोग हैं। अब जिसको नून लीग में जगह मिलेगी वो नून लीग में आने की कोशिश करेगा, हमारे पास तो जगह नहीं है, सिंपली सी बात है। हमारे पास हम पहले जो है वो इसके बारे में हमारी तो पहली बहुत परेशानी है कि हमारे पास तो जगह नहीं है किसी को देने के लिए। सो फिर उनको वो सब लोग खुद इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो इनका राइट है। नई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनती हैं, खुद बने तो अगर वो ऑर्गेनिकली डेवलप हो बड़ी अच्छी बात है, उनको बनना चाहिए। लेकिन ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, ये मेरे लिए कंसर्न का बायस है। सही, और वो कह चुके हैं अपने आप को एपॉलिटिकल, तो हमें ऐसे ही चलना भी चाहिए। और मैं पहले ही कह चुका कि 9 मई के जो वाकयात थे, अगर ये साजिश है,
ये एक अवामी रद्द-ए-अमल नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। तो इसके मंसूबाकारों, इनको इस साजिश को अंजाम देने वालों किसी को नहीं छोड़ना चाहिए और कानून के मुताबिक उनके साथ डील करना चाहिए। एक सवाल का और जवाब मुझे दीजिएगा। मसूद, अभी भी आप अगर नहीं, मसूद आप अभी भी अगर का लफ्ज इस्तेमाल मैं अदालत नहीं हूं ना, आप भी अदालत नहीं है, मैं भी अदालत सारी नहीं हूं। जो नहीं, हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे बैठे नहीं, तो हम जिम्मेदारी से बात लेकिन ये करेंगे मीडिया ना। का दौर है ना, आप खुद मीडिया के आदमी हो, आप खुद मीडिया के आदमी हो, ये मीडिया का दौर है, यहाँ पर क्लिप्स मौजूद है, यहाँ पर उन तमाम लोग जो अंदर घुसे, जिन्होंने आगे लगाई, जो इनके वर्कर्स जो है वो आगे आगे थे, जो रिश्तेदार आगे आगे थे, अज़मा साहिबा, आपको पता है डिटेल कि मौजूद है, ऑडियो वीडियो सबूत जो है वो अदालत में क्राइटेरिया से गुजरने के बाद ही सबूत बनता है। जियो फेंसिंग मौजूद है, तो हमें जियो फेंसिंग मौजूद है, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए ना। सपोर्टेड तमाम एविडेंस मौजूद है। ठीक है, वो अदालत जब कहेगी तो हम भी कह देंगे, तो हमें थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है। एक बात बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। जैसे जब मेरी अभी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, पंजाब में मुख्तलिफ साथियों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कराची में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इलेक्शन जीता है, जिस पर कल आपकी जमात की तरफ से भी मुख्तलिफ लोगों ने तनकीद की है, तो वो कह रहे हैं कि जी इस इलेक्शन की जीत के बाद पंजाब में जो उनका वोट बैंक डेवलप हो रहा था उसको धचका पहुंचा है, उसको नुकसान पहुंचा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं तो किसी की पार्टी पे इस तरह से कमेंट के वोट बैंक को धचका लगा या नहीं लगा, लेकिन जाहिर है इसका पब्लिक इंप्रेशन अच्छा नहीं गया। और इसके ऊपर फिर यह है कि बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। सो वो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी के लिए कंसर्न का बायस होना चाहिए, अगर उनमें सदाकत है तो। और अगर वो गलत है तो जाहिर है फिर वो तो गलत होगी, लेकिन इसका पब्लिक परसेप्शन अच्छा नहीं गया। आपने कहा धचका लगाए, तो किस बात से धचका लगाए? जो बातें की गई हैं, कराची के जो इलेक्शन हुआ है मेयर वाला, और उसके ऊपर जो स्टोरीज सामने आ रही हैं, हमें तो नहीं मालूम, हम कराची में तो नहीं हैं, तो वो हम भी मीडिया से ही सुन रहे हैं, मीडिया से की तरफ से ही इतलात आती हैं। और फिर बिलावल साहब का ये कहना कि कराची के मेयर की तरह हम इलेक्शन जीत लेंगे, तो ये थोड़ी सी कंसर्न की बात था। ये इसका कोई इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं गया। जी अजीज हमरा साहब, ये जब से आपकी पीपल्स पार्टी बनी है, सबसे बड़ी फतह सिंध में आपकी शायद ये होगी कि आपने कराची में अपना मेयर बना लिया है, और वो आपके इत्तेहादी भी जो हैं उस पर उनको धचका लग रहा है इस पर कि किस तरह से आपने मेयर बनाया है। मुझे खबरें ये हैं कि पंजाब समेत दीगर इलाकों में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही थी, वहां पर इसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं गया है। अच्छा मसूद, पहली बात तो ये है कि मेयर के इलेक्शन के हवाले से जो कंफ्यूजिंग है, और आज मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस सवाल के खिताब के बाद अब उस खदशात में खुद PMLN भी तबसरे करने में शामिल हो गई है। हालांकि PMLN जो है वो हमारी वोटर रही है मेयर के इस इंतखाब में। वहां पर कंफ्यूजिंग ये हो रही है कि जमात इस्लामी की जो वो प्रोपेगेंडा है उसका शायद असर कुछ ना कुछ दोस्तों के ऊपर हो रहा है। बात यह है कि वो 30 जो आपके जो यूसीज के जो PTI के जो चेयरमैन साहब थे, उनमें से एक ग्रुप, पहले तो उनका कोई कैंडिडेट नहीं था PTI का, उन्होंने मैदान खाली छोड़ा हुआ था। उसके बाद हलीम आदिल शेख उनका एक सूबाई सदर है, उनकी एक वीडियो आप चला ले, वरना मैं अभी आपको भेज रहा हूं, कल चलाइएगा, जिसमें वो ओपनली कह रहे हैं कि हम इस गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जारी हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, वो खुद परेशान है अपनी सारी सूरत हाल से, तो वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे मेयर की इलेक्शन से PTI वाले। अच्छा, 3 ऐसे इनके चेयरमैन थे जो पुलिस कस्टडी में थे। एक तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनको भी लाया गया। 2 और उनके चेयरमैन थे, उनको भी लाया गया और उनको मौका दिया गया, जिसमें से 2 जो गिरफ्तार जो चेयरमैन है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के मेयर के कैंडिडेट को वोट नहीं दिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने वोट देने से ही इनकार कर दिया। जमात इस्लामी का एक भी वोट नहीं तोड़ा गया, एक सिंगल वोट भी। सर वो तो अपने सारे वोट डाल भी देते, उनके वोट तोड़ने की बात नहीं थी, मगर ये जो बातें हो रही हैं, आप वाकई ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी का प्रोपेगेंडा है, जिस पर मीडिया, सोशल मीडिया, आपकी इत्तेहादी जमातें पूरे पाकिस्तान में तशवीश है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर पीपल्स पार्टी जीती है तो ये तशवीश होनी है।
और इस तशवीश में अगर PMLN भी मुब्तला हो रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो एक पॉलिटिकल जमात है और उसको ये ख्याल क्यों आता है। अच्छा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, माजरत मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकिन बताया गया कि वक्त तेज़ी के साथ निकल चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आजिज़ झामरा साहब, अज़मा बुखारी साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि क्या क्या नए करिश्मात होते हैं। जो आज दोस्त हैं कल वो क्या ज़बान इस्तेमाल करेंगे, यही पाकिस्तान में होता रहा है। एक ही तरीके से हुकूमतें जाती हैं और आती हैं, बनती हैं, नई जमातें बनती हैं। एक ही सर्किल है जिसमें हम घूमते चले जा रहे हैं। तो कभी कभार ये कहा जाता है कि गलती भी अगर करनी है तो कोई नई गलती कर लें, वही पुरानी गलतियां दोहराते कब हम ये तवक्को करेंगे कि उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा या कोई दूसरा रिजल्ट निकलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।